नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 14 के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज का आसन है नौकासन। नौकासन के बारे में हम विस्तार से समझने वाले हैं। नौकासन। नौकासन का शब्दार्थ एवं नामकरण। नौका का अभिप्राय होता है नाव। आसन यानी मुद्रा या स्थिति। इस आसन में साधक के शरीर की आकृति नाव के सदृश बन जाती है। अतः इस आसन को नौकासन के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। और नाम देखेंगे, संस्कृत में नौकासनम, हिंदी में नाव आसन और अंग्रेजी में बोट पोज के नाम से इसे जानते हैं। ये आपने याद रखना है। और इसके बाद आसन का जो क्रम है, हम इसमें दो प्रकार देखेंगे। आसन का क्रम प्रकार 1 और प्रकार 2, दो तरह से ये प्रचलित में है। प्रकार 1 देखिए, सर्वप्रथम अभ्यासी अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, यानी आप अपनी कमर के बल लेट जाएंगे उल्टा, और मतलब सीधे लेट जाएंगे। दोनों पाँव की एड़ियां मिला लें और हाथों को जंघाओं के साथ स्पर्श करा दें। ये सब करने के बाद श्वास भरते हुए यानी पूरक करते हुए दोनों पाँव, हाथ व धड़ को एक साथ जमीन से ऊपर उठाएंगे। यानी श्वास आपने भरते हुए धीरे धीरे आप अपने हाथों पाँव को ऊपर उठाएंगे। और फिर क्या करना, आपने कुंभक की अवस्था में, फिर आपने पूरा सांस ले रखा है, उसको रोक करके कुंभक की अवस्था में रोककर नितंब यानी त्रिकास्थि पर संपूर्ण पूरे शरीर का संतुलन बनाकर रखें। और दृष्टि जो हमारी होती है वो पाँव के अंगूठों पर रहे, यानी पाँव के पंजों पर अपनी दृष्टि बनाकर रखें। रेचक करते हुए यानी श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आएं। इस आसन की आवृत्ति जो कितनी बार इसे दोहराना है वो 3 से 5 बार दोहराएं। आसन का आप चित्र देख रहे हैं। आपका नितंबास्थि के ऊपर पूरा वजन और पंजों को उठाना, जितना आप इसमें अपने सामर्थ्य से उठा पाते हैं उठाइए, पर ज़्यादा नहीं उठाना, क्योंकि नौका की जो आकृति है वो इस भांति ही होती है। इसलिए ये पीठ के बल का प्रकार 1 है। दूसरा प्रकार जो रहता है वह ये है आसन का क्रम प्रकार 2। इसमें सर्वप्रथम पेट के बल जमीन पर उल्टे लेट जाएं। पेट के बल लेटना है और दोनों हाथों को सामने की ओर और पाँव को पीछे की तरफ फैला दें और बाजुओं को कानों से और पाँव को परस्पर यानी आपस में मिलाकर रखें। और उसके बाद क्या करना, श्वास भरते हुए दोनों पाँव, हाथ व धड़ को एक साथ जमीन से ऊपर उठाएं और हाथों की नमस्कार मुद्रा बना लें। नमस्कार मुद्रा आपको बनाना है, ध्यान रहे इस बात का। आसन क्रम प्रकार द्वितीय ही चल रहा है ये। फिर क्या करना, कुंभक की अवस्था में रोककर नाभि संस्थान पर पूरे शरीर का संतुलन बनाकर रखें और दृष्टि करमूल पर केंद्रित रखें। करमूल का अभिप्राय, जो आप जब हाथ जोड़ लेंगे, जो पीछे जो करमूल रहता है हथेली का बिल्कुल लास्ट मणिबंध यानी रिस्ट ज्वाइंट के बीचों बीच आप अपना दृष्टि बना कर रखें। रेचक श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आएंगे आप। और इस प्रकार की आवृत्ति 5 यानी 3 से 5 बार दोहरानी है आपको। काल अवधि की बात करें तो इसमें अपनी श्वास की क्षमता से ही अभ्यास करेंगे। जितनी देर आप श्वास लेकर के
होल्ड कर पाते हैं, कुंभक की अवस्था में रोक पाते हैं उतना करना। जब लगे कि श्वास में अब रोक नहीं पाता तो श्वास छोड़ते हुए हाथों को पाँव को नीचे लेकर आएंगे। ये एक बड़ा बड़ा अपने आप में एक पैमाना है। बीच में श्वास लेना चाहें तो बहुत लें, उसलिए आधा करें, थोड़ा करें। अब देखिए आसन चित्र प्रकार जो द्वितीय है, पहला हमने देख चुके थे वो पीठ के बल था, ये आपका पेट के बल है। पेट के बल स्थिति देखिए, पीछे एडी पंजे मिले हुए, पूरा नाभि के ऊपर वजन और दोनों हाथ आपस में नमस्कार मुद्रा में, कानों के बाजुएं स्पर्श रहेंगी। ये एक नाव की आकृति बनती है। फिर देखना है प्रभाव, शारीरिक प्रभाव। सबसे पहले ये अभ्यास संपूर्ण पृष्ठभाग यानी कमर की मांसपेशियों को बलिष्ठ बनाता है, जिससे कमर दर्द, पेट का मोटापा, शरीर का कंपवात रोग, एक शरीर में कंपन रहता है बहुतों के, थोड़ा सा ताकत का कार्य करें, कोई भारी भरकम का कार्य करें, ज़्यादा कहीं बल लगाएं तो उनके हाथों में पाँव में कहीं ना कहीं वाइब्रेट कंपन शुरू हो जाता है, इससे वो ठीक होता है। और उदर विकार, पेट का सभी जितने भी अंदरूनी उसमें से आपका गैस बन रहा है, पेट का पाचन ठीक नहीं रहता, भूख ठीक नहीं लग रही है ना, अजीर्णता, कॉन्स्टिपेशन, वो सब मिला करके उदर का जो विकार है वो सब ठीक होने वाले हैं इससे। कृमि दोष यानी पेट में यदि कीड़े बनते हैं, यानी आप जब उठा करके पूरा होल्ड करके श्वास जब रोकते हैं तो उससे कृमि दोष यानी पेट के कीड़ों को भी प्रभाव पड़ता है, वो खत्म होते हैं, मरते हैं। अजीर्णता, नाभि का डिगना, नाभि आपका इधर उधर नहीं डिगेगी, बीच में केंद्रित रहेगी। नाभि का अक्सर बहुतों की शिकायत होती है कि नाभि डिग रही है, नाभि डिग रही है, तो उसका डॉक्टरी कोई इलाज नहीं है, हम बैलेंस करके ही अपने उसको बीच में, ध्रुव को बीच में ला सकते हैं। मधुमेह, शुगर पेशेंट के लिए अच्छा है, पेट पर खूब प्रेशर पड़ता है, पेनक्रियाज सब ग्लैंड्स अपने अच्छे से एक्टिव होती हैं। हर्निया, हर्निया वालों को करना। वृक्क रोग, किडनी इससे मजबूत होती है क्योंकि पीछे आपका पैर जब उठते हैं तो आपकी किडनी पर भी प्रभाव पड़ता है। कोष्ठबद्धता यानी कब्ज, आपका उदर वायु विकार, पेट में गैस बनना आदि रोगों में अत्यंत लाभकारी माना गया है ये। और स्त्रियों के मासिक धर्म की अनियमितता को दूर करता है तथा प्रसव के पश्चात यानी आप जब डिलीवरी हो जाती जिनकी महिलाओं की, बच्चा होने के बाद मोटापा आता है शरीर में, उस मोटापे को भी और शारीरिक बहुत सारे विकार हैं उनको ये पूर्णतः समाप्त करने का कार्य करता है, ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। फिर दूसरा, हाथों व पाँव में उचित प्रकार से खिंचाव देने पर शरीर में वृद्धि भी करता है। यदि आप बाहर की तरफ अपने हाथों को खींचेंगे, पाँव को बाहर खींचेंगे, पूरी अकड़न के साथ करेंगे अच्छे से, तो हाइट ग्रोथ भी ये करता है, इसलिए विद्यार्थियों को भी करना चाहिए। पाचन क्रिया बलिष्ठ बनती है, मणिपुर चक्कर पर खूब प्रेशर पड़ता है, इसलिए आपका डाइजेशन सिस्टम एक्टिव होता है, तब उदर की चर्बी, मोटापा यानी पेट का, वो कम होने लगता है। और जिनका पेट काफ़ी भरकम में भारी रहता है, मतलब स्टिफनेस होती है जिनमें पेट में टाइटनेस हो, जो देखते हम एक शक्ति का उसमें रहता है, कठोरता, दबाने पर दबता नहीं है पेट, ऐसा पेट भी सॉफ्ट होता है। और सॉफ्ट होता है तो चलने फिरने में काफ़ी हद तक उसको आराम मिलता है। मानसिक प्रभाव देखिए, समत्व भाव में वृद्धि। समत्व का अभिप्राय, जब आप ऐसी विषम परिस्थिति में, यानी आप पेट पर रुकना, और पेट पर कौन, और पेट सबसे अपना सॉफ्ट हम बीच में इसको बचा कर रखते हैं, बाकी सब पूरे शरीर का हम व्यायाम कर लेते हैं, पेट पर कोई आंच नहीं आने देते, पेट हमारा सुरक्षित होता है, बीच में होता है, इसलिए पेट के ऊपर जब आप पूरे बॉडी को उठाते हो तो एक विषम परिस्थिति होती है, ऐसा दिन भर में हम कार्य में नहीं करते, इसलिए कहा समत्वम का भाव। इसलिए आप ऐसी कोई भी स्थिति बने तो आप उसके उनको सहन करने का भाव आप में पैदा होता है। ये मानसिक स्तर की एक मैच्योरिटी है, मन स्तर की वृद्धि होती है। और क्रोध पर नियंत्रण, आपका सहनशीलता के साथ आप में उदारता भी आएगी, क्रोध पर नियंत्रण बढ़ेगा, मानसिक एकाग्रता में विकास होता है। और आध्यात्मिक स्तर पर आप बात करेंगे, आध्यात्मिक स्तर पर, तो वो ये है कि कुंडलिनी जागरण में सहायक है। ये कुंडलिनी जागरण का अभिप्राय
कि आप के शरीर के अंदर मूलाधार चक्र है वो इसमें श्रिंक होता है, टाइट होता है, मूल बंद लगाना पड़ता है। और फिर आपका स्वादिष्ठान चक्र, आपका मणिपुर चक्र, ऊपर से उठाएं अनाहत चक्र, यानी रीढ़ की हड्डी पूर्णतया इसमें प्रभावित होती है, इसलिए का कुंडलिनी जागरण में सहायक है। आप हाथों पांवों को बिना मूल बंद लगाए उठा ही नहीं सकते, आपके नितंब टाइट होंगे, तो कुंडलिनी जागरण होना स्वाभाविक है इसमें। और प्राणों में उष्णता उत्पन्न होने से, प्राण जब आप उष्णता आएगी, जब प्राण लेकर के रोक लेते हैं तो शरीर में गर्मी पैदा होती है और सुषुम्ना नाड़ी संचारित होने लगती है, जिससे सुषुम्ना नाड़ी यानी आपका स्पाइनल कॉर्ड वो एक्टिव होता है, पूरी रीढ़ की हड्डी, और बीच बीच में जितने भी हमारे चक्कर हैं, ग्रंथियां हैं, वो सब जागृत होती है, प्रभावित होती है इससे। अब देखिए मांसपेशियों पर इस आसन का क्या प्रभाव होता है, आप बारीकी से देखेंगे तो आप पहले देखिए बाजुएं, यहाँ से पूरा बल पड़ेगा जब आप उठाएंगे, तो बाजुएं कंधों की और ये कोहनियों तक की बाजुएं आप खूब खिंचाव आता है। पीठ की पूरी मांसपेशियां कंधों के आसपास की और बीचों बीच मांसपेशियां, नितंब प्रदेश पूरा, थाइस पर खूब प्रेशर पड़ता है, पिंडली पर इतना नहीं आता, पंजों पर नहीं आता। ये यहाँ की जो मांसपेशियां आप देख रहे हैं, इन पर शरीर पर खूब प्रभाव पड़ता है। अब इनसे संबंधित ही ज़्यादा हमारे शरीर पर जो अतिरिक्त चर्बी टिकी हुई है या यहाँ कमजोरी बनी हुई है वो ठीक होती है। तो ये रीढ़ की हड्डी जहाँ इन्वॉल्व होती है तब वो पूरे शरीर को ही नियंत्रण करने में कार्य करती है। और अब आगे देखेंगे चक्रों पर प्रभाव क्या है। स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत चक्र। स्वादिष्ठान यानी नितंब से जो मूलाधार चक्र का अगला ही चक्र, यहाँ डायरेक्टली आप देखते हैं प्रेशर पड़ता है इस पर और वो प्रभावित होता है, और मूलबंद अपने आप वो तो लग ही जाता है जब आप ये करते हैं। तो मणिपुर नाभि के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा, और अनाहत चक्र श्वास भरते हुए आप जब उठाते हैं और हाथों को ऊपर करते हैं तो अनाहत चक्र, ये तीनों चक्र इस आसन से प्रभावित विशेष रूप से होते हैं। और फिर बात करेंगे ग्रंथियों पर प्रभाव। अग्नाशय जो ग्रंथि है यानी पैनक्रियाज ग्रंथि, और अधिवृक्क जो आपकी किडनी के ऊपर वाली दो ग्रंथियां। अब चित्रों का अभ्यास देखने से आपके मन में, आपके मस्तिष्क में इन ग्रंथियों के भी चित्र एक मैं मानता हूँ हमेशा के लिए स्मरण हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, और एक छवि पिक्चर जो होती है उससे आपको याददाश्त बनी रहेगी कि ये अधिवृक्क है, ये अपना एड्रिनल ग्लैंड इन्हीं को कहते हैं। पेनक्रियाज ग्लैंड यहाँ होती है, स्टमक के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ नीचे के स्थान पर होती है। शुक्र ग्रंथि, जनन ग्रंथियाँ, इस प्रकार से हम देख सकते हैं वो ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ इन्वॉल्व करती है। इस तरह से इन ग्रंथियों पर यानी स्वादिष्ठान चक्र, आपका मणिपुर चक्र और आपका अनाहत चक्र, तीनों ग्रंथियाँ तीनों चक्रों के माध्यम से आप देख रहे होंगे ये प्रभावित होती है। अब इसके बाद आसन से पूर्व करने योग्य जो अभ्यास हैं उनको आप देखेंगे। पहला है भुजंग आसन। इस आसन से पहले भुजंग कर लेना है ताकि कमर, बैकवर्ड बेंडिंग भी आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन में पहले उसको कर लेना है। फिर देखना है शलभासन, ताकि आप पीछे वाले पांव उठाकर इसकी स्ट्रेंथ आप बढ़ा लीजिए कमर की भी, और जिससे कि दोनों एक साथ हो न पाए तो करें। अर्ध नौकासन, इसमें हाथों सीधा नहीं करते हुए अपने हाथों को गर्दन के पीछे रखते हुए आधा नौका बनाना पहले सीखना। ये तीनों अभ्यास आपने इस आसन से पहले करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या काम करना, आसन के बाद क्या अभ्यास करें। शशांक आसन है और एक है मकरासन। इन दोनों आसनों को आप इस आसन के बाद में करना है, जिससे आपको कमर का पूरा रिलैक्सेशन मिले और कमर की मांसपेशियां वापस से उसी तरह से आ जाए। सावधानियां, कमर दर्द जिनको है वो नहीं कर पाएगा, उदर से संबंधित कोई उसकी शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन इत्यादि हुआ है तो नहीं करना, है ना। और गर्भावस्था में नहीं करना, या मासिक धर्म में इन अभ्यासों को आप नहीं करेंगे, क्योंकि पेट के बल ऐसा प्रेशर नहीं देना जिससे पेट के आसपास का कोई भी
पहले से मान लो किसी को पेप्टिक अल्सर हुआ है, पेट का अल्सर बना हुआ है, वो इसमें लिखा नहीं शायद मैंने, तो वो आप ध्यान रखिए उस समय आपको नहीं करना। पेट का कोई ऑपरेशन है, चाहे आपका किडनी का ऑपरेट, कोई ऐसे डायलिसिस पर गया हुआ है, कमर दर्द है, कोई डिलीवरी के टाइम में आपने सब ध्यान रखना, नहीं करना। अब विशेष बातें क्या हैं कि नूतन जो नए अभ्यासी होते हैं वो अर्धनावासन से ही अभ्यास शुरू करें, डायरेक्ट पूरा नहीं करें, आधा आधा करें। और इस आसन के बाद क्या करना, भुजंग आसन अभ्यास जरूर करना है और शशांक आसन का अभ्यास करना है। ये दोनों आसन इस आसन करने के बाद जरूर करें ताकि आपकी कमर को आराम मिले। इसी के साथ ये आपकी विधि पूर्ण हुई। नौकासन का वीडियो आप देखिए, आप बिल्कुल समस्थिति में हैं। श्वास भरते हुए सबसे पहले आपने क्या करना, एक एक हाथ को उठाना, पीछे पाँव भी नहीं उठाने। यदि आप नए हैं, श्वास के साथ एक हाथ को उठाया सीधा और कंधे ऊपर उठाना, फिर दूसरे हाथ को उठाइए, श्वास भरते ऊपर गए, हाथ को उठाया। इससे होगा क्या, आपका पूरा कमर प्रिपेयर होगा, उसके लिए तैयार हो रहा है। इसी तरह से एक पैर को उठाना श्वास भरते हुए, अभी देखते जाइए आराम से, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे, फिर दूसरे पांव को श्वास भरते हुए धीमी धीमी गति से ऊपर उठाएं, घुटना सीधा रखना, श्वास छोड़ते हुए धीमी गति से पैर नीचे। जब ये दोनों एक एक कर लेते हैं, फिर एक हाथ अपना दायां है तो बाएं पांव को क्रॉस करते हुए उठाना है श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। फिर दूसरे अपने दाएं हाथ को उठाया है तो बायां पांव आपने उठाना है श्वास भरते हुए। बहुत सुंदर। इस तरह से जब आप दोनों ओर ये कार्य पूर्ण कर लेते हैं एक एक बार करके, फिर आप दोनों हाथों को और दोनों पैरों को एक श्वास लेते हुए साथ उठाना है। हाथों में अंतर है, पाँव में अंतर है, ये अभ्यास आपने करना है। अब हम करेंगे पूर्ण नौकासन का अभ्यास। अपने हाथों को मिला लेना नमस्कार मुद्रा में, एड़ी पंजे मिलाकर रखें, बाजुएं कान के स्पर्श करा देना, मध्यमा करमूल को देखना। श्वास आप रोक सकते हैं तो रोक के रखिए, नहीं तो मंद गति से श्वास ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आना और आ करके मकर आसन की स्थिति में विश्राम ले लेंगे, पाँव को बाहर निकाल करके छोड़ देंगे। इस तरह से ये आपका नौकासन पूर्ण हुआ। जल्दबाजी नहीं करनी। अभी हम देखेंगे नौकासन की कुछ विशेष बातें जहां हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले देखते हैं कि पहला प्रकार एक जो है नौकासन का, उसमें हम अपने नितंब पर यानी पूरा आपने त्रिक भाग के ऊपर अपने को बैलेंस करना है। श्वास भरते हुए आप जब उठते हैं तो आपका दृष्टि जो है सीधा सीधा आपके पंजों पर बना कर रखना और हाथों को इतना उठाएं कि आपका दृष्टि के बीच में नहीं, ये वाला भाग और आपके सिर के ऊपर हाथ न जाएं, ठीक है। इसके मध्य में यहाँ हाथ आपके रहेंगे, ये तीनों की इक्वलिटी आपकी बनी रहे और पूरा कमर सीधा रहे, यहाँ से ज़्यादा श्रिंक नहीं होना, इस बात का भी ध्यान रखना। कमर सीधी रहे, यहाँ श्रिंक नहीं होना, घुटने नहीं मोड़ने, घुटने आपके पूरे सीधे रहेंगे। इस तरह से आपकी नौकासन की जो स्थिति बनेगी ये प्रकार एक है। और चाहें तो अपने हाथों को इनको थाइस के साथ भी चिपका के रख सकते हैं, पर थोड़ा वो कठिन हो जाएगा। बैलेंस बनाना है तो आपको दोनों हाथों को ऊपर उठा के ही रखें। अब हाथों में बात आती है कि हाथों को हम अपना हथेलियां आपस में दोनों को एक दूसरे की ओर करके रखें या सीधा रखें, ये आप अपनी सुविधा से, इसमें कोई वो नहीं है। ज़्यादा बेहतर यही है कि हथेलियां आपकी नीचे की ओर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगला देखिए प्रकार जब हम दो करते हैं उसमें सबसे पहले आप अपना एक समतल पेट के बल लेटते हैं, एड़ी पंजे पीछे मिला के रखने हैं, हाथों में अंतर लेकर सर का इतना आप रखेंगे। जो नए अभ्यासी होते हैं वो अचानक सीधा पूरा आसन करने में उनको कठिनाई होती है, तो उन्हें क्या करना, श्वास लेते हुए वो क्या करेंगे, आप अपना दाहिना जो हाथ है इसको उठाएंगे और ध्यान रखना क्रॉस करते हुए बाईं लेग को आपने उठाना, बाईं लेग को उठाएं और इधर दाहिना हाथ को उठाएंगे श्वास भरते हुए। इससे क्या होगा, आपकी कमर में थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू होगा।
ये आप पहले कर सकते हैं दोनों अभ्यास करने से पहले। इस तरह से फिर दूसरा प्रकार आपने करना, यानी इसी में दूसरी साइड से आपने इधर से हाथ उठाया, हथेली नीचे की ओर है, दूसरा हाथ देखिए नीचे धरती पर टिका रहेगा, कोहनी सीधी है। इस पैर को उठाना, घुटने से मोड़ना नहीं आपने, और सीधा दूसरा पाँव आपका सीधा रहेगा। इस तरह से आपने इन बारीकों को ध्यान रखना। जो पाँव आप उठाएं ऐसा ना हो कि आप इस तरफ आपने झुकाव दे देना। कमर का सीटिंग जो है, बीचों बीच का जो सीटिंग है वो बीच में सेंटर में सीधा रहेगा, इक्वल रहेगा दोनों कमर। कमर को टेढ़ा और इधर झुकाव नहीं देना, इस बात का विशेष आपने ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, जब दोनों एक एक साइड आप अच्छे से उठाना सीख जाएं, फिर आप दोनों हाथों और पाँव को, हाथों में थोड़ा अंतर है, पाँव में भी थोड़ा अंतर आपने लेकर के रखना, हाथों में अंतर लेकर रखना। ये थोड़ा सरल है, उससे थोड़ा कठिन है पहले वाले भाग से, और पूर्ण नौकासन से थोड़ा सा सरल होता है। अब इसमें बाजुएं आपकी नीचे हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, ये आप कर सकते हैं। नाभि पर ध्यान, कमर का ध्यान, हिप्स को आप अपना श्रिंक करके सिकोड़ करके रखते हैं। ये इतना सब करने के बाद फिर आता है अंतिम स्थिति हमारी, पेट के बल वाला प्रकार 2 की अंतिम स्थिति जो होती है। उसमें क्या करना, आपने एडी पंजों को पूर्णतया मिला देना है, पंजों को बिल्कुल पतला करके सामने पीछे की ओर झुका देना, और अपने हाथों की स्थिति देखिए, कानों के बाजू स्पर्श हो रही है देखिए, और बिल्कुल नौका बनाना है। जैसे आपने बोट को देखा, हवा को चीरती हुई आगे चोंच बनी होती है उसकी, बड़ी नाव की आगे, ऐसे हवा को चीरती हुई पीछे अपने पंजे इस तरह से, और बीच में पूरा बैलेंस रहता है। ये आधार ध्यान रखना, ये आधार आपका नाभि पर टिका रहे, बाकी घुटने नहीं मुड़े, कोहनियाँ न मुड़े, और श्वास भरते हुए रोक करके रखना। यह आपकी अंतिम स्थिति है, पूर्ण नौकासन, नावासन भी कहते हैं इसे, नावासन की ये अपनी पूर्ण स्थिति है। ये प्रकार 2 हो जाते हैं, एक होता है पीठ के बल करना, एक होता है पेट के बल करना। इन दोनों को भी आप सुविधा से कर सकते हैं। और इसके बाद फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, रिलैक्सेशन करते हुए, हाथ को छोड़ना, कंधों को ढीला किया और नीचे आए। आने के बाद पूर्णतः आप विश्राम लेंगे, आप मकरासन में रिलैक्स करेंगे। अंतिम स्थिति में पूरे कंधों को ढीला छोड़ करके विश्राम लेंगे। इसी के साथ आपका ये कुछ विशेष बातें ध्यान रखी, और जहां हमारी अक्सर गलतियां होती हैं वो आपने देखा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।